तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सैटरडे संडे बल्कि फ्राइडे से ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, कोल्ड फीवर, और एक तो सुप्रतिम बनर्जी भी घर चला गया ऊपर से, इसलिए आज दफ्तर भी आना ज़रूरी हो गया। अगर वो होता तो शायद नहीं आता, छुट्टी मारता। तो आवाज़ भी ठीक नहीं है और फीवर भी है, कोल्ड भी है, बट बहुत सारे ज़रूरी काम भी थे, इसलिए आया। तो मैंने कहा जब सारे काम कर रहा हूँ तो फिर कहानी के हिस्से के साथ बेईमानी क्यों करूं, तो इसलिए कहानी भी है। आज की कहानी करीब 41 साल पुरानी है। आपको मैंने नेपाल की एक कहानी सुनाई थी इससे पहले, नेपाल राजशाही परिवार के हत्याकांड की, जिसमें राजा वीरेंद्र जो हुआ करते थे उनके और उनके पूरे परिवार को कैसे उन्हीं के एक शाही परिवार के शख्स ने, उनके भतीजे ने कत्लेआम कर दिया था। ये कहानी भी कहीं ना कहीं जाकर शाही परिवार के साथ जुड़ता है, और ये नेपाल के कुछ ऐसे चर्चित केस में से एक है जो आज भी अनसॉल्व्ड है, जो केस सुलझाया नहीं जा सका। इस कहानी को अगर आप देखें तो पूरे नेपाल में आज भी सुनीता नमिता हत्याकांड के नाम से इस कहानी को लोग जानते हैं। सुनीता, नमिता और एक तीसरी नाम था नीरा। सुनीता की उम्र 18 साल, नमिता की उम्र 16 साल। सुनीता और नमिता भंडारी दोनों सगी बहनें थीं, और 19 साल की नीरा इनकी दूर की रिश्तेदार थी। ये तीनों काठमांडू में अमृत साइंस कैंपस में पढ़ाई करते थे, स्कूल में। इसमें से सुनीता करीब 4 साल तक इंडिया में भी पढ़ाई की थी, फिर वापस नेपाल चली गई। अच्छे अमीर फैमिली से थे ये लोग। इसके बाद ये बात है जून की, जून 1980, जून 1980। सुनीता नमिता दोनों बहनें और इनकी दोस्त नीरा, ये लोग बस से काठमांडू से पोखरा जाते हैं। स्कूल की छुट्टियां थी, और पोखरा आपको पता है कि जो नेपाल में एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं वहाँ गया हूँ, हालांकि तब एक किडनी रैकेट हुआ था, उस खबर को पहले कवर करने के लिए गया था। तो मैं पोखरा में मैंने 2-3 रात वहाँ गुजारी, और वहाँ एक फिश टेल होटल है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत, नदी किनारे बराबर में एयरपोर्ट भी है खुला हुआ छोटा सा। तो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये पोखरा। तो यहीं ये तीनों, सुनीता, नमिता और नीरा, जून 1980 की सुबह बस से निकलती हैं। पोखरा जाना था इनको, घूमना था, और रात को वापस लौट आना था। पोखरा में ये लोग जहाँ पे गई थी वो एक वहाँ सेती नदी है। सेती नदी का एक हिस्सा नेपाल के आर्मी के लिए अलॉटेड है, वहाँ पे उनका आर्मी का बेस है, आर्मी का कैंप है, और वहाँ बैरक लगे हुए हैं। तो सुनीता, नमिता और नीरा पहुँचती हैं पोखरा, बस से उतरती हैं, उसके बाद इस नदी किनारे जाती हैं, और कुछ वक्त के बाद तीनों गायब हो जाती हैं। अब तीनों का कोई सुराग नहीं मिलता। तीनों घर वालों को फ़ोन नहीं करते, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, लैंडलाइन से कि हम लोग यहाँ पहुँच गए या वापस आ रहे हैं। और अगले दिन तक जब खबर नहीं पहुँचती, घर वालों को इनकी खैरियत नहीं मिलती, तो घर वाले परेशान होते हैं। काठमांडू से भागकर पोखरा आते हैं, पोखरा में ढूंढना शुरू करते हैं, पर तीनों का कोई सुराग नहीं मिलता। 2, 3, 4 दिन बीत जाते हैं। 5वें दिन जब इनके गायब हो गए, 5 दिन हो गया, तो इसी सेती नदी के किनारे एक लाश मिलती है। इस लाश की शिनाख्त होती है नमिता के तौर पर, जिसकी उम्र 16 साल थी। नमिता की लाश मिली, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ की रीज़न थी, वजह बताई गई, वो थी ड्रॉनिंग, डूबने से मौत हुई है। अब नमिता की लाश मिल गई, लेकिन नमिता के साथ 2 और लोग थे, वो दोनों अभी मिसिंग थे, यानी कि सुनीता और नीरा। ये दोनों कहाँ गई? और नमिता की लाश मिलने के बाद अब फैमिली वाले डर रहे थे कि जो नमिता के साथ हुआ, कहीं उन दोनों के साथ भी तो वैसा नहीं हुआ। नमिता की लाश मिलने के 9वें दिन, 9 दिन बीत जाता है, 9 डेज पास। 9वें दिन एक और लाश मिलती है इसी सेती नदी के दूसरे किनारे पर, और ये लाश थी सुनीता की, यानी कि नमिता की बहन की। लाश पानी से निकाली जाती है, इसका भी पोस्टमार्टम होता है, लेकिन इस बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती है कि मौत की वजह दम घुटना है, गला घोटना है, यानी एक मर्डर का केस है।
और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ये एक रेप का भी केस है। पुलिस रेप एंड मर्डर का केस दर्ज करती है। अब 2 बहनें और एक दोस्त एक साथ गायब हुई। 5वें दिन गायब होने के पहली लाश मिली, 9वें दिन दूसरी मिली, लेकिन तीसरी लाश या तीसरी नीरा का अब तक कोई सुराग नहीं था। कुछ दिन और बीत जाता है, करीब हफ्ते भर बाद दूसरी लाश मिलने के इसी सेती नदी के एक और छोर पर, एक और किनारे पर एक और लाश मिलती है जो पहचाने जाने लायक नहीं थी। पानी में रहने से बिल्कुल लाश भूल चुकी थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। लाश का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन कुछ चीज़ों से शिनाख्त होती है कि ये लाश नीरा की थी। पोस्टमार्टम में नीरा के साथ भी रेप एंड मर्डर। अब जैसी ये खबर आई, हंगामा मच गया नेपाल में, क्योंकि स्कूल की 3 बच्चियां, 3 लड़कियां, तीनों पोखरा घूमने गई और बारी बारी से इनकी लाश मिल रही है। इसी दौरान में कई लोगों ने पुलिस तक बात कही, तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इन तीनों लड़कियों को आखिरी बार इस आर्मी कैंप के पास देखा था जो नेपाल की। अब मामला ये उठा कि कहीं इसमें आर्मी का हाथ तो नहीं। कुछ ने कहा कि आखिरी बार आर्मी कैंप के पास थी और उसके बाद वो अंदर से वापस ही नहीं आई। तो अब यहाँ पे भी सवाल, देश की आर्मी सेना पे सवाल उठ रहे थे, बट कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान में अचानक इन 3 लाशों के मिलने और अब मीडिया में, अखबारों में खबरें छप रही थी लगातार, फ्रंट पेज पे नेपाल की हर जगह, क्योंकि 3 लड़कियां, उनके साथ रेप और मर्डर का मामला था और नेपाल में ऐसे विभत्स क्राइम बहुत कम होते हैं, तो उनके लिए और भी अजीब था। तो इन 3 लाश को मिलने के बाद एक रोज़ अचानक एक विटनेस जो कहता है कि मैं गवाह हूँ और मैंने क्या क्या देखा है, वो सामने आता है, मीडिया में उसकी बातें आ जाती हैं। इस गवाह का नाम था चूड़ामणि अधिकारी। ये एक फॉरेस्ट अफसर था। जब उसके बयान होते हैं तो फिर पुलिस अखबार में उसे बुलाती है एक विटनेस के तौर पर। वो आता है और वो बताता है कि मैंने देखा था, और वो जो बयान देता है वो ये देखा कि ये तीनों लड़कियां वहाँ उतरी थीं, सेतु नदी के किनारे गई थीं, सेती नदी के, और वहाँ पे कुछ लड़के थे जो इनके साथ छेड़खानी कर रहे थे, और फिर उन्हीं लड़कों ने इन तीनों लड़कियों को पकड़ लिया था। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए, आगे मैंने देखा नहीं, और शायद फिर उन्होंने ही रेप और मर्डर किया है। अब उसके इस बयान की कुछ खबरें मीडिया में आ गई, मीडिया में तूफान मच गया। अब पुलिस ने भी कहा कि अगले दिन अधिकारी को बुलाया कि आप अपना पूरा स्टेटमेंट जो है वो आप दर्ज करेंगे। अभी तक मामला ये था कि चलो एक विटनेस मिला, केस खुलेगा। जिस दिन नेक्स्ट डे बुलाया था अधिकारी को पुलिस ने, अगले दिन अधिकारी नहीं आता, बल्कि इस पूरे केस के इकलौते चश्मदीद चूड़ामणि अधिकारी की लाश मिलती है। 3 कत्ल, एक चश्मदीद और उसकी भी मौत। पुलिस कहती है कि अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है। पोस्टमार्टम होता है, पुलिस की थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि अधिकारी के जिस्म पर एक इतना बड़ा सुराख मिला जो एक कॉइन के साइज़ का होता है, सिक्के के साइज़ का। उसकी लाश काली पड़ चुकी थी, ब्लैक थी, ऐसा लग रहा था उसे पॉइजन दिया गया। रस्सी से उसके हाथ वाथ बंधे हुए थे, अंगूठा टूटा हुआ था, और लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी। अब सवाल ये था कि 3 लड़कियों की मौत का इकलौता चश्मदीद, और पुलिस ने उसे नेक्स्ट डे बुलाया। उसने पुलिस को पहले बयान भी दिया, कुछ मीडिया में भी खबरें आई, और अचानक अब उसकी मौत हो जाती है, यानी उसका कत्ल हो जाता है। पुलिस क्यों कहती है बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए कि वो सुसाइड किया उसने, जबकि बात यह थी कि उसका कत्ल हुआ था। अधिकारी का कातिल कौन हो सकता था? वही जो इन तीनों लड़कियों का कातिल या रेपिस्ट था, क्योंकि उसे मालूम था अधिकारी के बयान से केस खुल सकता है। अब ये मामला धीरे धीरे वहाँ की जो क्राइम रिपोर्टर बाकी लोग हैं वो इसके पीछे पड़े, केस चलता रहा। धीरे धीरे उंगलियां उठनी शुरू हुई नेपाल राजशाही परिवार की तरफ। जो तार जुड़ने शुरू हुए और कुछ जो प्रूफ मिले, उस प्रूफ में यह था कि उस जून 1980 में जब ये तीनों लड़कियां नमिता, सुनीता और नीरा पोखरा पहुंची थी उस नदी के किनारे, तो वहां कुछ लड़के थे जिन्होंने छेड़खानी की थी, और इनमें से 4 का रिश्ता नेपाल की रॉयल फैमिली से था। और वो 4 कौन थे? जो नाम आए: प्रिंस धीरेन्द्र,
पहला नाम, पहला सस्पेक्ट, जो कि उस वक्त के राजा बीरेंद्र के भाई और उसके बाद जो ज्ञानेंद्र बना राजा उसका भी भाई। तो पहला नाम प्रिंस धीरेंद्र का आया, राजकुमार धीरेंद्र का, जो कि उस वक्त के राजा का भाई था। दूसरा नाम आया उदय शमशेर का, और उदय शमशेर जो था, ये जो ज्ञानेंद्र उस वक्त की राजा थी, क्वीन थी, उनका भाई। क्वीन का नाम था कोमल। तीसरा नाम आया नीर शाह का। नीर शाह वहाँ का एक वेल नोन फिल्म डायरेक्टर था और एक्टर भी, और रॉयल फैमिली के बड़ा क्लोज था, क्योंकि रॉयल फैमिली में उसकी दूर की रिश्तेदारी थी, उसके कुछ रिश्तेदारों की शादी रॉयल फैमिली में हुई थी। और चौथा नाम जो आया वो था एक विनोद शंकर श्रेष्ठ। ये वहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और काठमांडू में इसके बहुत अच्छे अच्छे होटल थे। तो 4 लोग उस दिन, जिस दिन ये तीनों लड़कियां गायब हुई, उनकी मौजूदगी की बात आई थी। पहला प्रिंस धीरेंद्र, जो उस वक्त के राजा का भाई। दूसरा उस वक्त की जो रानी थी, राजा की पत्नी, उनका भाई। तीसरा फिल्म डायरेक्टर नीर शाह, और चौथा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होटलायर जिसका नाम था विनोद शंकर श्रेष्ठ। अब जब ये नाम धीरे धीरे आए तो शाही परिवार भी उस वक्त उसको समझ में नहीं आया कि क्या करें। जांच चलती रही। 80 से होते होते 2001 आ गया। 21 साल गुजर गए। इस केस में कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस दौरान में ये हुआ कि अब पुलिस ने पोखरा के उस स्पॉट पे जहाँ से ये तीनों लड़कियाँ उस नदी के किनारे, सेती के किनारे से गायब हुई थी, स्पॉट पे जाने पे रोक लगा दी। जो विटनेस थे या बाकी जो लोग थे उनसे मिलने पे रोक लगा दी। धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई वहाँ के जर्नलिस्ट को, इस स्टोरी को कवर ना करे इसके लिए धमकी दी जाने लगी। और 80 से, और इस दौरान में जो पुलिस वाले थे उनका ट्रांसफ़र करके, कहते हैं एक शाही परिवार का खास था, उसको वहाँ सीडीओ बना के भेज दिया गया चार्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाद में फिर हेर फेर की गई। ये सारी चीज़ें चलती रही। 21 साल गुजर गए। अब आता है जून 2001। जून 2001 नेपाल के शाही महल में शाही परिवार का कत्लेआम। जो राजा बीरेंद्र थे उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। और ये कहानी मैंने आपको इसी कहानी के एपिसोड में सुनाई, आप वहाँ सुन सकते हैं। तो पूरे नेपाल के शाही परिवार का कत्लेआम हो जाता है। और इस कत्लेआम के बाद जो बचता है, जिसे राजा बनाया जाता है, वो कोई और नहीं, ज्ञानेंद्र था। तो बीरेंद्र की मौत के बाद, कत्लेआम के बाद, ज्ञानेंद्र को वहाँ का राजा बनाया जाता है। और इसी ज्ञानेंद्र का वो भाई था जो पहला सस्पेक्ट था, प्रिंस धीरेंद्र। अब ज्ञानेंद्र राजा बन गया जून 2001 में। राजा बनने के ठीक 10वें दिन ज्ञानेंद्र, नेपाल का राजा, जिसके हाथ में अब सारी शक्ति, पावर, जिसके हाथ में पुलिस, सेना, सब। तो राजशाही और राजा बनने की शपथ लेने के बाद नेपाल के शाही गद्दी पर बैठने के 10वें दिन ज्ञानेंद्र एक ऑर्डर पास करता है और कहता है कि सुनीता, नमिता और नीरा मर्डर केस की जांच को बंद कर दिया जाए। अब एक राजा का हुक्म, गद्दी पे बैठने के 10वें ही दिन ये फरमान, और इसके बाद ये फरमान लागू किया जाता है। और जून 2001 में ये फरमान दिया गया। पहले तो उसी वक्त जांच रोक दी गई, और ऑफिशियली 2003 में नेपाल की पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि इस केस में हमने तमाम जांच की, सब कुछ किया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कातिल कौन है। और इस तरीके से सुनीता, नमिता और नीरा मर्डर केस एक अनसुलझा केस रहा। आज 41 साल हो गए हैं। आज भी इनका कातिल कौन, क्यों, कैसे, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। हालांकि पूरे नेपाल में ये आज भी सरगोशियाँ होती हैं, लोग बात करते हैं और उन्हें मालूम है। जो पुलिस की डायरी थी शुरुआती, कुछ लोगों के हाथ लगी, कुछ लोगों ने किताब भी लिखी, उसमें सीधे सीधे इन तीनों लड़कियों के कत्ल के लिए शाही परिवार से जुड़े 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन उसके बावजूद ये केस अनसॉल्व रहा। अब राजा ज्ञानेंद्र के बाद
राजशाही फिर बाद में नेपाल से ख़त्म हो जाती है, डेमोक्रेसी आती है, वहाँ नई चुनी हुई सरकार आती है और उसी चुनी हुई सरकार के आने के बाद अब वहाँ से एक बार फिर इतने सालों बाद मांग उठाई जाती है कि सुनीता, नमिता और नीरा मर्डर केस की फिर से जांच कराई जाए और पता किया जाए कि इसके पीछे कातिल कौन है। क्योंकि शाही परिवार की तरफ ही पूरे नेपाल के लोगों को यकीन है कि इस कत्ल के पीछे शाही परिवार का हाथ है, उनके लोगों का हाथ है, प्रिंस का हाथ है। लेकिन कुछ हुआ नहीं। 41 साल बीत गए। आज भी नेपाल के सबसे चर्चित, सबसे अनसुलझे, अनसॉल्व केसेस में यही केस है और इसकी जो कहानी अलग अलग किताबों की शक्ल में, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की शक्ल में सामने आई वो यही थी कि तीनों लड़कियां जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पे ये लोग थे, ये ताकतवर लोग थे, क्योंकि नेपाल राजशाही परिवार का प्रिंस खुद वहाँ मौजूद है, क्वीन का भाई वहाँ मौजूद है। ये लोग नशे में थे, शराब पी रहे थे। इन तीनों लड़कियों को अकेले देखा, उनके साथ छेड़खानी की। लड़कियों ने पलट के जवाब दिया, क्योंकि ये लड़कियां भी अच्छी फैमिली से थी काठमांडू की। उसके बाद उन्होंने गुस्से में उन लड़कियों को उठाया, फिर उनके साथ बारी बारी से रेप किया और रेप करने के बाद फिर उनका कत्ल किया और कत्ल करने के बाद लाश को उसी सेती नदी में फेंक दिया। और ये सारी चीज़ें एक फॉरेस्ट अफसर ने देख लिया था। लेकिन उस फॉरेस्ट अफसर का बयान सामने आता उससे पहले कि वो पुलिस के सामने अगले दिन पेश होता, उसकी भी मौत हो गई, उसका भी मर्डर हो गया और इस तरीके से इस केस पे पर्दा डाल दिया गया। तो ये थी सुनीता नमिता हत्याकांड की कहानी नेपाल की। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज अक्षय टांक, इनका जन्मदिन, तो अक्षय हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा दिव्या है, दिव्या जी का भी आज जन्मदिन है। प्रहलाद सिंह जी ने भेजा उत्तराखंड से, इनकी वाइफ है, हैप्पी बर्थडे दिव्या आपको। हितेश पुजारी हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हितेश। और भाई इनके काशीनाथ जो पुजारी हैं उन्होंने भेजा है। इसके अलावा नम्रता येलकर हैं और इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नम्रता। और सुयोग भास्कर ने भेजा, इनके दोस्त हैं। इसके अलावा साहिल का भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे साहिल। और ये संदीप काटवे के बेटे हैं, तो हैप्पी बर्थडे। ओजस्वी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ओजस्वी। मनीष यादव ने भेजा है मधुबनी से। इसके अलावा आरशी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आरशी। और दीपांशु शर्मा जी ने भेजा, इनकी पत्नी है। इसके अलावा वीनस अग्रवाल हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। और इनकी सिस्टर जो है शिवम अग्रवाल, उन्होंने भेजा, तो हैप्पी बर्थडे वीनस। और मिसेस विपिन प्रताप वर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मिसेस विपिन प्रताप वर्मा जी। और आपके करियर के लिए आपको शुभकामनाएं, आप खूब तरक्की करें। एंड वंस अगेन आप तमाम लोगों को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा सनम पुन, इन्होंने नेपाल से हैं ये और बड़ी फरमाइश करते थे नेपाल की कोई कहानी सुनाए, तो सनम पुन जी आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, आज की कहानी नेपाल की ही थी। रवि कुमार हैं, ये यूरोपियन क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं, जब भी मौका मिलेगा बीच बीच में ज़रूर सुनाऊंगा। सचिन गिरी हैं और ये श्री मेहंदीपुर बालाजी की कहानी सुनना चाहते हैं। दिवाकर गुप्ता हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा सैंडी है, उज्जवल मोदी हैं, और थैंक यू उज्जवल, आपका उज्जवल मोदी जी, इन्होंने एक बताया क्राइम लिस्ट में एक गलती है, 904 एपिसोड 2 बार है, तो वो करेक्ट कर लिया गया है, 904 और 905 हो गया है वो। बराबर बारीक आपकी नज़र, पारखी नज़र, उसके लिए शुक्रिया। अमन पारीक हैं और ये साउथ इंडिया के किसी गैंगस्टर की कहानी सुनना चाहते हैं, ज़रूर सुनाऊंगा आपको। विजय शाह हैं और ये भारतीय वैज्ञानिक और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों की मौत रहस्यमय तरीके से, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाऊंगा। कस्तूरी निनी हैं, इसके अलावा समीर ठोकुर हैं और सुकुमारा ग्रुप की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं शायद सुना चुका हूँ ये। सिद्धार्थ पुरकायस्थ हैं और ये भुवनेश्वर राजधानी हाईजैकिंग की स्टोरी सुनना चाहते हैं, ये भी आपको मैं जल्दी सुनाऊंगा। बाकी चलते चलते कल फाइनल था T20 का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इस बार बड़ा अजीब इत्तेफाक रहा, जिस टीम को मैंने सपोर्ट किया, मुझे लगा कि इस टीम को जीतना चाहिए, वही टीम हारी। शुरुआत इंडिया से हुई, चाहे वो हमेशा चाहते हैं कि हम इंडिया जीते, लेकिन इंडिया बाहर हो गई। अफ़गानिस्तान वाले मैच में मेरी पूरी जोर था कि अफ़गानिस्तान जीते और न्यूजीलैंड बाहर हो जाए और हम अंदर हो जाए, वो भी नहीं हुआ। कल मुझे लगता है मेरे अलावा ज़्यादातर हिंदुस्तानी जो है वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी लगती है, प्लेयर भी बहुत शरीफ, सारे सुलझे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड भी हार गई। ऑस्ट्रेलिया जीत गई, जबकि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोई चांस कहीं से दिख नहीं रहा था। लेकिन T20 है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कल फिर वही किस्मत ने धोखा दिया।
अगर विलियमसन कल टॉस जीत जाते दुबई की उस विकेट पे तो शायद नतीजा कुछ और होता। वैसे ही जैसे इंडिया अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीत जाती दुबई में तो नतीजा कुछ और होता। लेकिन गेम है, कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत बधाई, लेकिन न्यूजीलैंड की तारीफ़ करनी पड़ेगी। लास्ट 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप, लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इस बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में चैम्पियन, इतनी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस हाल के वक्त में किसी टीम का शायद नहीं रहा। अब यही न्यूजीलैंड हमारे हिंदुस्तान के दौरे पर है। 17 नवंबर, 19 नवंबर और 21 नवंबर को पहले 3 T20 मैच है, जयपुर, रांची और कोलकाता में। उसके बाद शायद 2 टेस्ट है, तो मज़ा आएगा। आज इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी। आज असल में कम बोल रहा हूँ, थोड़ा गले में दर्द भी है और गला ख़राब भी है, हल्का हल्का फीवर भी है, लेकिन कोशिश करूँगा कल भी आपको कहानी सुनाऊँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मैं भी रखूँगा। थैंक यू वेरी मच।